हाँ तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो लास्ट क्लास में हमने बताया था आपको सेबी ICDR गाइडलाइंस 2009 के बारे में, जिसमें हमने आपको बताए थे 3 रूट्स फॉर द पब्लिक इशू। One route is profitability route 331 in 3 करोड़ की लास्ट 3 years के अंदर नेट वर्थ, आउट ऑफ लास्ट 5 years 3 years प्रॉफिट, 3 years नेट इंटेंजिबल वर्थ 1 करोड़ रुपीज। यदि नेम चेंज है 50% रेवेन्यू फ्रॉम न्यू एक्टिविटीज एंड इश्यू साइज should not exceed 5 times of pre-issue net worth। ये सब हमने आपको बताया था। ये आप दूसरा रूट बताया था आपको, अप्रेजल रूट, जिसमें कि 15% फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक लें, जिसमें से 10% बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो वाले जिन लोगों ने अप्रेज किया, प्लस 10% बाई क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बोरोअर्स। और थर्ड रूट था बुक बिल्डिंग रूट, जिसमें 50% इज टेकन बाई क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर and the bid process is as per book building process। और इसके अलावा हमने बताया था इन केसेज के अंदर जो अल्टरनेटिव ये 2 रूट्स हैं, इसमें इश्यू साइज शुड बी 10 करोड़ रुपीज एंड आल्सो देयर शुड बी 2 years मार्केट मेकिंग। ओके, उसके अलावा हमने आपको बताया था ग्रेडिंग कंपलसरी, डीमेटलाइजेशन कंपलसरी और फाइलिंग ऑफ द ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस विद द सेबी इज कंपलसरी। अब हम बता देंगे इशू की ओपनिंग डेट, कब इशू आना है। तो अब हमें इशू की ओपनिंग डेट बतानी है। इशू ओपनिंग डेट आज हम इस पर डिस्कस करेंगे, इशू ओपनिंग डेट पर। ओके, तो ये पब्लिक इशू कब हो सकता है? जब हमने प्रोस्पेक्टस दिया तो इस प्रोस्पेक्टस में या तो सेबी कुछ ऑब्जर्वेशंस दे सकता है, सेबी देता है कुछ ऑब्जर्वेशन, या सेबी देता है नो ऑब्जर्वेशंस, या देयर इज नो ऑब्जर्वेशन बाय सेबी। 2 केस हो सकते हैं, ऑब्जर्वेशन एंड नो ऑब्जर्वेशन। अब हमें देखना है ऑब्जर्वेशन में होगा, यदि नो ऑब्जर्वेशन है यानी हमने फाइल किया, सेबी ने कुछ नहीं किया, तो विद इन 3 months हमको इशू लाना है। इशू की ओपनिंग डेट होनी चाहिए विद इन 3 months आफ्टर 31st डे ऑफ, यानी जिस महीने किया उस महीने की 31 के बाद में 31st डे ऑफ द मंथ इन विच ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस इज फाइल। और अगर ऑब्जर्वेशन देता है तो विद इन 12 months, विद इन, यदि कुछ ऑब्जर्वेशन देता है
within 12 months from the date of issue of observations ओके या तो इशू ऑब्जर्वेशन देता है या ऑब्जर्वेशन नहीं देता। यदि ऑब्जर्वेशन देता है तो विद इन 3 months आफ्टर 31st day of the month in which draft prospectus is filed or within 12 months from the date of issue of observations। इन दो केस के अंदर क्लियर। अब यदि कोई सेबी ने ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस में कोई अमेंडमेंट या मॉडिफिकेशन सजेस्ट किए हैं तो ये जो हमें मॉडिफाइड प्रोस्पेक्टस बनाना होगा, तो मॉडिफाइड प्रोस्पेक्टस टू बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज बिफोर इशू से पहले आपको आरओसी को ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस भी फाइल करना है। ओके, अब आ जाइए नेक्स्ट, पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन। ये तो बात हो गई ओपनिंग डेट। अब ये हमें देखना है ओपनिंग करने के बाद में सब्सक्रिप्शन के लिए कितने दिन ओपन रखा जा सकता है, ये हमको समझना है। अब हमें क्या समझना है, पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन। अब हमें समझना पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन। हाँ जी, तो पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है, कितने दिन तक वो इशू रहेगा, इशू ओपन रहेगा। तो ये जो पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन, दैट इज पीरियड इशू इज ओपन। तो पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन मीन्स तो ये जो पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन है, ये कम से कम 3 दिन और ज्यादा से ज्यादा 10 डेज, इंक्लूडिंग यदि प्राइस बैंड की वजह से रिवीजन करना पड़ा, इंक्लूडिंग प्राइस बैंड की वजह से कोई रिवीजन करना पड़ा, उस डेट को मिला के ये जो पीरियड ऑफ ये 3 to 10 डेज होगा। ओके, पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन क्या होगा, 3 to 10 डेज। ओके,
अब आइए एक आपने बताया बुक बिल्डिंग प्रोसेस से प्राइस बैंड इंक्लूडिंग प्राइस एंड प्राइस बैंड क्या होता है? जैसे ये प्राइस होती है आपकी बैंड, रबड़ बैंड नहीं होता, तो प्राइस बैंड में जो सबसे ऊपर ये ऊपर वाला होता है इसको कहते हैं कैप और नीचे वाले को कहते हैं फ्लोर प्राइस। यानी हमने 100 मिनिमम प्राइस रखी और 110 मैक्सिमम प्राइस रखी कि आप बिड कर सकते हो 101 पर, 102 पर, 105 पर, 110 पर, यानी इसमें कम से कम प्राइस फ्लोर प्राइस है। तो जब एक फिक्स प्राइस ना हो के इसको कहते हैं प्राइस बैंड। समझ में आया? रबर बैंड की तरह कैप सबसे ऊपर सिर पर लगती है, समझिए कैप ऊपर, फ्लोर नीचे होता है, तो फ्लोर प्राइस सबसे कम प्राइस एंड कैप प्राइस इज द मैक्सिमम प्राइस। अब ये जो प्राइस बैंड प्राइस है, ये क्या होता है, जब हमारे पास आना शुरू होता है तो कई बार लगता है बिड ज्यादा लग रही है, प्राइस ज्यादा आ रही है, तो हम इसको रिवाइज कर देते हैं, प्राइस इसको बढ़ा देते हैं और इसको मान लो कम, तो प्राइस बैंड इज रिवाइज हो जाता है। बुक बिल्डिंग प्रोसेस के अंदर बिड के थ्रू होती है कि आपने कुछ 110 पे आई, कुछ 102 पर शेयर से शुरू हुए, कुछ 105 पे, जिस तरह नीलामी होती है इस तरह बिड लगती है। तो इन केस, तो यदि ऐसा है, इन केस द प्राइस बैंड समझ गए आप क्या होता है? हाँ, तो जो प्राइस बैंड है यानी 100 to 110, ये जो प्राइस बैंड है in a public issue, in case the price band in a public issue made through book building process is revised. In case the price band 100 to 100 in a public issue made through book building process is revised, then क्या होगा? Then the bidding period या जो पीरियड ऑफ इशू है, इसी पीरियड ऑफ इशू को ही क्या कह देते हैं इस केस में? बिडिंग पीरियड। इस केस में क्या कहते हैं इसको? बिडिंग पीरियड। यानी कब तक आप बिड दे सकते हो, कब तक अप्लाई कर सकते हो। देन बिडिंग, दैट इज इशू, बिडिंग पीरियड, disclosed in red herring prospectus ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है? ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आधी इंफॉर्मेशन देता है, या तो एक फ्लोर प्राइस देता है या कैप प्राइस देता है, इसको कहते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। इस प्रोस्पेक्टस में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती कि भाई मिनिमम इतने पे देंगे, मैक्सिमम क्या होगी, वो बाद में हम एडवर्टीजमेंट के थ्रू देते हैं, उसको कहते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ठीक है, तो हमें रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के बारे में भी समझना होगा। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या है? जिसके अंदर देयर इज नॉट कंप्लीट इंफॉर्मेशन, और ये बुक बिल्डिंग प्रोसेस में दिया जाता है फॉर बिडिंग के लिए। इसमें या तो फ्लोर प्राइस दी जाती है या कैप प्राइस दी जाती है। ठीक है, तो इन दैट केस ये जो डेट है, ये दैट विल बी 3 days एक्सटेंशन दे दी जाती है। जब भी रिवाइज की जाएगी बिडिंग प्राइस, तो आपको 3 दिन की, जो इशू 3 से 10 दिन है तो 13 दिन तक भी हो सकता है, 3 दिन और बढ़ जाएंगे 3 days के लिए। ओके।
अब क्या है, ये जो बिडिंग होती है, ये बिडिंग होती है दो लोगों द्वारा, एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स द्वारा और एक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर द्वारा। तो ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को मौका मिले, इसलिए फॉर क्वालिफाइड फॉर QIB इशू में भी closed one day before than for individual investors. Okay, ये अदर इन्वेस्टर्स कह दीजिए। तो QIB को एक दिन पहले बंद कर सकते हैं, लेकिन हर हालत में 3 दिन तो होना ही चाहिए। यदि 3 दिन का 2 दिन नहीं कर सकते, 4 दिन हो तो 3 दिन कर सकते, 4 डेज दिए हुए हो तो 3 डेज, मिनिमम 3 डेज। और साथ ही साथ जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में मेंशन होना चाहिए, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में मेंशन होना चाहिए कि वन डे बिफोर ये क्लोज हो जाएगा। हाँ जी, बात समझ में आती है? ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में इट शुड बी मेंशन्ड कि इट विल बी क्लोज्ड वन डे बिफोर। ओके, तो ये हम बंद कर सकते हैं एक वन डे बिफोर, लेकिन किसी भी हालत में 3 दिन से कम नहीं होना चाहिए, 3 डेज तो हमें कम से कम चाहिए। उसके अलावा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है, उसमें ये मेंशन होना चाहिए, इट शुड बी मेंशन्ड इन द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दैट इट विल बी क्लोज्ड वन डे बिफोर देन द नॉर्मल क्लोजिंग फॉर द QIB। तो ये आपको बताया, दिस इज द पीरियड ऑफ इशू के इशू कितने टाइम ओपन होना चाहिए, इशू इज ओपन। तो ये आपने समझा। इन केस द प्राइस वेंट इन ए पब्लिक इशू मेड थ्रू book building process, if it is revised, then bidding issue period disclosed in the red herring prospectus, there may be 3 days extension. Okay, for QIB it may be closed one day before, provided that it should not be less than 3 days, यानी 3 दिन तो कम से कम 3 डेज तो ये ओपन होना ही चाहिए। और साथ ही साथ क्या हो सकता है कि ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के अंदर ये मेंशन होना चाहिए। एक होता है नॉर्मल प्रोस्पेक्टस जिसके अंदर फिक्स टाइम्स लिखी होती हैं, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस ऐसा होता है जिसमें ये जनरली बुक बिल्डिंग प्रोसेस में होता है, जिसमें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती हैं, कुछ बैलेंस इंफॉर्मेशन वाई एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर इशू खुलने से पहले दी जाती है। ओके, तो ये अब हमने समझा पीरियड ऑफ इशू इज ओपन, यानी जिसको कहते हैं पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन। अब हमें ये देखना है कितना हम पब्लिक से ले सकते हैं और कितना प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन इज कंपल्सरी, हाउ मच प्रमोटर कंट्रीब्यूशन इज मैंडेटरी और कंपल्सरी। हाँ जी, तो समझिए। अब आ जाइए प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। यानी प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन मीन्स मिनिमम कितना
मिनिमम प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, बाकी हम पब्लिक से ले सकते हैं। तो मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, तो सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम इशू आ रहा है आईपीओ यानी अनलिस्टेड कंपनी के केस में, अनलिस्टेड कंपनी यानी आईपीओ इनिशियल, it should be minimum promoters contribute 20% of post issue capital. Unlisted company के अंदर minimum contribution is 20% of post issue capital. और पब्लिक इशू बाय लिस्टेड कंपनी में क्या होगा, यानी फर्दर in the case of listed companies यानी एफपीओ के केस में इसके अंदर या तो 20% ऑफ प्रपोज्ड इशू और 20% ऑफ पोस्ट, जिस तरह यहाँ पे 24% ऑफ पोस्ट इश्यू कैपिटल, ठीक है, इंक्लूडिंग एग्जिस्टिंग, यानी कुल मिला के जो परसेंटेज है, परसेंटेज 20% मेंटेन हो, प्री इशू के पोस्ट इशू कैपिटल का 20% रेशो मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। यदि हमने पहले 25% रखा हुआ है तो वो अब कंपनसेट हो जाएगा, पहले कम लिया हुआ है तो अब ज्यादा लेना पड़, ठीक है। या तो 20% ऑफ द प्रपोज्ड इशू ले लीजिए या टोटल कैपिटल का। मान लो हमारी 5 करोड़ रुपए पहले कैपिटल थी, ठीक है, और 5 करोड़ में 1 करोड़ हमारा था, अब 10 करोड़ का इशू लाए, ठीक है, तो हमारे को 2 करोड़ रुपए होना है। यदि 5 करोड़ में से पहले हमारी 2 करोड़ थी मान लो, अब 10 करोड़ का इशू लाए तो 2 करोड़, ठीक है, लेकिन ये मिला के कितनी होगी 15 करोड़, और 15 करोड़ का हमें मेंटेन करना है 20%, तो क्योंकि पहले हमारा ज्यादा था परसेंटेज, पहले 40% था, तो अब यदि हम 1 करोड़ भी रख के बाकी 9 करोड़ का इशू ला सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के क्या है, मान लो हमारा ये पहले 50 लाख ही होता, मान लो 0.50 करोड़ होता, तो हमें हर हालत में क्या करना होता, 3 करोड़ रखना पड़ता, तो यहाँ पे 2.5 करोड़ होता और यहाँ पे 2 करोड़ है 10 करोड़ का, तो इस केस में हम 2 करोड़ से भी काम चला लेते। यानी यदि हमने पहले कुछ कम किया हुआ है तो वो मेंटेन रहेगा, लेकिन पहले अगर प्रोमोटर्स की होल्डिंग ज्यादा है तो वो कंपनसेट हो जाएगी, तो हमें कम प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन रख सकते हैं। अब आ जाइए कंपोजिट इशू, कंपोजिट इशू के केस में क्या होगा, कंपोजिट इशू का मतलब पब्लिक इशू कम प्लस राइट इशू, दोनों एक साथ लाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट इशू। कंपोजिट इशू क्या होता है, पब्लिक इशू प्लस राइट इशू। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस के अंदर कंपोजिट में 20% ऑफ प्रपोज्ड पब्लिक इशू, 20% ऑफ प्रपोज्ड पब्लिक इशू, और so as to, जिस तरह ये so as to constitute 20% of, जिस तरह ये 20% of the post issue capital
एक्सक्लूडिंग राइट। हाँ जी, बात समझ में आई। कंपोजिट इशू के केस में भी वही है, या तो 20% ऑफ द प्रपोज्ड पब्लिक इशू और 20% ऑफ टोटल कंपोजिट, टोटल पोस्ट इशू कैपिटल एक्सक्लूडिंग राइट। तो ये हमारा प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। ओके, अब कुछ और पॉइंट्स हैं प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन के, ये हम अभी आपको बताते हैं। ये अगर आपने कॉपी कर लिया हो तो हम आपको कुछ और कंसेप्ट के बारे में भी बताते हैं। हाँ, तो सुनिए और कंसेप्ट के बारे में। अब क्या है, ये जो पब्लिक को इशू होता है, आपको पता होगा, कुछ पैसे हम ले लेते हैं शेयर एप्लीकेशन पे, कुछ शेयर अलॉटमेंट पे, कुछ फर्स्ट कॉल पर। हाँ जी, लेते हैं नहीं लेते हैं? यस सर। पूरा पैसा एक साथ तो नहीं लेते, ले सकते हैं लेकिन लेते नहीं है जनरली। लेकिन इन द केस ऑफ द प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन के केस में प्रमोटर्स को सारा पैसा एक साथ लाना होता है। हाँ जी, प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन के केस में क्या करना होता है? प्रमोटर शैल bring in the full amount. Promoters are billing in the full amount of the promoter's contribution shall bring in the full amount of the promoter's contribution including premium. Promoters को क्या करना है? They will shall bring in the full amount of the promoter's contribution including premium. Okay? कब लाएंगे? At least 1 day prior to issue opening date. जिस दिन इशू ओपन होता है उससे पहले ही, इशू ओपनिंग डेट से पहले ही उनको क्या करना होगा? अपना पूरा कंट्रीब्यूशन लाना पड़ेगा। ओके? लेकिन अगर बहुत बड़ी अमाउंट है, ठीक है, लेकिन यदि प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन जो रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन है डेट एक्सीड इज मोर देन ₹100 करोड़, यदि 100 करोड़, ठीक है, 100 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है, यदि मान लो उनका, तो वो 100 करोड़ तो ले आएंगे इस डेट तक। मान लो 300 करोड़ है, तो 100 करोड़ तो आउट ऑफ 100 करोड़ दो, या केवल 120 करोड़ है, या 150 करोड़ है, या 500 करोड़ है, या 1000 करोड़ है। तो इस सब केसेस में क्या होगा? 100 करोड़ तो इनको इशू ओपन डेट से पहले लाना पड़ेगा, इशू ओपन डेट से पहले, और बाकी पैसा बैलेंस इन द सेम प्रोपोर्शन, जैसे
मतलब बैलेंस इस तरह लाएंगे कि जैसे कि मान लो 2 रुपए एप्लीकेशन है, 5 रुपए अलॉटमेंट पर, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे एप्लीकेशन पर है, ये अलॉटमेंट पर है, ये फर्स्ट कॉल है, ये फाइनल कॉल है। तो जितने उनके शेयर्स हों, परसेंटेज हों, तो बाकी पैसा ऐसा लाएंगे कि ये जो है प्रोपोर्शन कभी भी कम ना पड़े। मतलब जितना और पब्लिक से लिया होना चाहिए उतना, ठीक है। यानी इसको क्या कहते हैं, बाकी सारा प्रो रेटा बेसिस पे, जिस तरह हम निकालते थे कितना रिक्वायर्ड है प्रो रेटा बेसिस पे, उस तरह लाएंगे। मान लो 1000 करोड़ के शेयर्स थे, ये 500 करोड़ के शेयर थे या 300 करोड़ के शेयर थे, तो यहाँ पे इनको लाना था 60 करोड़ 300 करोड़ में से, यहाँ लाना था 150 करोड़, यहाँ फिर 60 करोड़, यहाँ 30 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पर ये ले आए 100 करोड़। अब इनको 210 चाहिए थे, तो कम से कम अलॉटमेंट से पहले 110 करोड़ रुपए लाएंगे, फर्स्ट कॉल से पहले 60 करोड़ रुपये लाएंगे और 30 करोड़ रुपये लाएंगे, जिससे कि ये प्रोपोर्शन मेंटेन रहे। ओके, तो ये बाकी पैसा ये प्रोरेटा बेसिस पे लाएंगे। अब ये जो प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन का जो रिक्वायरमेंट है, ये जो एग्जिस्टिंग बहुत बढ़िया कंपनी है उन पर नॉट एप्लीकेबल। किस किस पे नॉट एप्लीकेबल है? जो ऑलरेडी लिस्टेड है, लिस्टेड कंपनी है और जिनका लगातार फ्रीक्वेंटली ट्रेड होता है, फ्रीक्वेंटली ट्रेड होता है, और उनका लास्ट 3 इयर्स से कंटिन्यूअस डिविडेंड दे रही है, कंटिन्यूअस डिविडेंड पेइंग कंपनी। ऐसी कंपनी जो है जो कंटिन्यूअस डिविडेंड दे रही है, फ्रीक्वेंट ट्रेड कर रही है, लिस्टेड कंपनी हो रही है, ऐसे लोगों को कोई प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन कम भी हो या ज्यादा हो, इन लोगों के लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ जी, बात समझ में आती है? क्लियर? तो ये हमने क्या क्या बताया आपको कंसेप्ट, प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन कितना मिनिमम होना चाहिए और किन लोगों पर ये प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है? अब ये जो मिनिमम प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन है, आज ले लिया और उसके बाद में तुरंत इन्होंने बेच दिया, फिर क्या होगा? तो इसलिए देयर इज ए लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड है फॉर किसके लिए? फॉर मिनिमम प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। ये जो मिनिमम प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन है, इसके लिए लॉक इन पीरियड है, लॉक इन पीरियड फॉर मिनिमम प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। तो ये लॉक इन पीरियड कब का है? ये 3 इयर्स। 3 इयर्स कब से लागू होंगे? तो डेट ऑफ अलॉटमेंट एंड कमेंसमेंट ऑफ
commercial production, whichever is later. इन दोनों में से जो भी बाद में हो, या तो जिस डेट को अलॉटमेंट हुआ हो या जहां से कॉमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ हो, उसके 3 साल तक ये प्रोमोटर्स अपना कंट्रीब्यूशन नहीं निकाल सकते। तो ये लॉक इन पीरियड है, मिनिमम जो कंट्रीब्यूशन है उसके लिए, मिनिमम प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन के लिए। और इन लोगों ने मान लो एक्सेस लिया हुआ है, तो एक्सेस के लिए है 1 ईयर। ये दोनों ही डेट यहां से लगेंगी, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट एंड कमेंसमेंट ऑफ कॉमर्शियल प्रोडक्शन। यानी जो मिनिमम रिक्वायर्ड है 20%, मिनिमम जो 20% है इसकी तो रेस्ट्रिक्शन है 3 ईयर। इससे ज्यादा एक्सेस है, मान लो किसी ने 30% ले लिया है, तो 30% माइनस 20%, जो एक्सेस है उसका लॉक इन पीरियड है 1 ईयर। ठीक है, मिनिमम प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन का 3 ईयर, जो एक्सेस लिया हुआ है 1 ईयर। ओके, तो ये हमने को क्या समझा, लॉक इन पीरियड। हाँ जी, समझ में आया लॉक इन पीरियड? यस। अब हम समझेंगे लॉक इन पीरियड के बाद में रिजर्वेशंस। क्या जो इस शेयर अलॉटमेंट में जिस तरह आरक्षण है भैया, नौकरी में आरक्षण है, स्कूल के एडमिशन में आरक्षण है ना, एमपी बनने में, एमएलए बनने में, हर चीज में रिजर्वेशन है। तो क्या शेयर अलॉटमेंट में भी कुछ रिजर्वेशन है? तो ये हमें वो समझना है। तो यस, तो इसका रिजर्वेशन क्या है ये अभी हम समझ लेते हैं। रिजर्वेशन, हाँ जी, बात समझ में आई? रिजर्वेशन, रिजर्वेशन मीन्स क्या है? रिजर्वेशन मीन्स रिजर्वेशन ऑन, रिजर्वेशन मीन्स रिजर्वेशन यानी कुछ लोगों को प्रायोरिटी पे शेयर्स दिए जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज लॉटरी सिस्टम से दिए जाते हैं। तो रिजर्वेशन ऑन कॉम्पिटिटिव बेसिस, ठीक है। जबकि कुछ लोगों को रिजर्वेशन है वेयर इन फॉर अदर्स, वेयर इन allotment of shares, wherein allotment of shares is made in proportion to the in proportion to the share capital, or you can say in proportion to the share applied for by the concerned reserve categories. हाँ जी, कुछ बात समझ में आई भाई? वैसे तो क्या होता है, आपने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा कि भाई जिसको 1000 शेयर है तो प्रो रेटा बेसिस पे उसको 100 शेयर दे दिए, जिसने 500 अप्लाई किए थे 500 अप्लाई किए थे 50 दे दिए, जिसने 200 अप्लाई किए थे वी हैव अलॉटेड 20। लेकिन उसमें कुछ रिजर्वेशन दिया जाता है, ऑन कॉम्पिटिटिव बेसिस रिजर्वेशन दिया जाता है। ठीक है, तो अब रिजर्वेशन के लिए 2 चीजें हम समझते हैं। एक तो फिक्स्ड प्राइस में असर होता है, तब कैसे रिजर्वेशन होगा, यानी प्राइस फिक्स होती है कि 100 रुपए में शेयर देंगे,
और एक होता है बैंड प्राइस यानी बुक बिल्डिंग प्रोसेस। यानी जैसे 100 से 110 रुपए फिक्स प्राइस है, 100 रुपए। अब ये दो केसेस के अंदर कैसे रिजर्वेशन होगा ये अब हमें देखना है। ओके, तो ये रिजर्वेशन दो लोगों को दिया जाता है, या तो एम्प्लॉइज को या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ प्रमोटर्स कंपनी, एग्जिस्टिंग शेयर ऑफ प्रमोटर्स कंपनी या उसकी सब्सिडियरी कंपनी। हाँ जी, ओके, या एग्जिस्टिंग डिपॉजिटर्स, बॉन्ड होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स, ओके। इसको तो कहते हो डेट होल्डर्स, और कोई सर्विस के सर्विस प्रोवाइडर्स, यानी जो लोग हमारे से किसी दूसरी तरह से लिंक्ड हैं, इन लोगों को रिजर्वेशन दिया जाता है। ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, प्रोमोटर्स कंपनी, सब्सिडरी और ग्रुप कंपनी, लेकिन एक्सक्लूडिंग प्रमोटर। तो एम्प्लॉय में क्या होता है, पार्ट टाइम और फुल टाइम, बट एक्सक्लूडिंग प्रमोटर्स, प्रमोटर्स डायरेक्टर्स, प्रमोटर डायरेक्टर, अदर डायरेक्टर्स हों उनको दिया जा सकता है, वो बशर्ते एम्प्लॉय भी हों। तो इनके लिए हम क्या करते हैं, रिजर्वेशन है। और इसके केस में, बुक बिल्डिंग प्रोसेस के केस में, यानी एफपीओ के केस में, रिटेल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, रिटेल माने छोटे छोटे इन्वेस्टर्स, ये छोटे छोटे रिटेल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को दिया जा सकता है। तो ये रिटेल इन्वेस्टर्स जिनका टोटल इन्वेस्टमेंट पहले 1 लाख था, तो 1 लाख को बढ़ा के अमेंडमेंट के द्वारा 2 लाख कर दिया गया। ठीक है, तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो लिस्टेड इश्यूज में या तो 2 लाख से कम अप्लाई करते हैं, या जिनके एग्जिस्टिंग शेयर मिला के, मान लो ऑलरेडी वो 1 लाख रुपए के शेयर्स हैं, तो 1 लाख रुपए तक के वो रिटेल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहे जाएंगे। यानी वो शेयर होल्डर्स जिनका टोटल शेयर होल्डिंग 2 लाख से ज्यादा ना हो, ये लोगों को ये रिजर्व कैटेगरी में आएंगे। तो रिजर्व फिक्स प्राइस के केसेस में क्या हो गए, एम्प्लॉय हो गए, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हो गए और एग्जिस्टिंग डिपॉजिट होल्डर्स हो गए। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की इसमें कोई लिमिट नहीं है, लेकिन
बुक बिल्डिंग प्रोसेस के केस में रिटेल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उनको कहलाते हैं, वहाँ लिमिट है जो पहले 1 लाख थी और उसको बढ़ा के बाद में कर दिया गया था अमेंडमेंट करके 2 लाख। हाँ जी, बात समझ में आई? हाँ जी। अब आ जाइए प्रोसेस, किन कंडीशंस पर रिजर्वेशन होगा। तो ये रिजर्वेशन कहलाता है रिजर्वेशन ऑन कॉम्पिटिटिव बेसिस। अब हम समझते हैं कंडीशंस। हाँ जी, अब समझिए कंडीशंस फॉर